Hello, good morning, my dear students of 10th Standard English Medium. Once again, welcome back to my class of Social Science. And in this ongoing chapter of economic problems and challenges, poverty and unemployment, today we are going to talk about efforts to reduce unemployment. Okay, आप लोग बोर्ड पे टॉपिक देख सकते हो. Efforts to reduce unemployment का मतलब ये है कि अभी तक गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, घटाने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स किए हैं, कौन कौन से एफर्ट्स किए जा रहे हैं और भविष्य में कौन से एफर्ट्स किए जा सकते हैं. ये सारे पॉइंट्स की हम चर्चा करेंगे, जो कि अच्छा खासा लंबा पॉइंट है, टॉपिक है. ठीक है, और उसको जितने भी सारे एफर्ट्स हम कर रहे हैं उसके मुताबिक पॉइंट वाइज डिवाइड किया गया पूरे टॉपिक को. ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस टॉपिक को पढ़ने की अब शुरुआत करते हैं. पेज नंबर 141 के ऊपर हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ आवर प्लानिंग. हमारी इकोनॉमिक यानी कि हमारी आर्थिक व्यवस्था का सबसे जो कमजोर कड़ी है वो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है. ठीक है, poverty and unemployment are the two sides of the same coin. ये चीज मैं बार बार आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि poverty यानी कि यही वही बात यहाँ पे लिखी भी गई है कि लाइक poverty और unemployment दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्याएं हैं. इनफैक्ट एक ही सिक्के की दो बाजुएं हैं. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से poverty है, ऐसा हम कह सकते हैं. ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन का नाम नहीं लिया गया, बट ऑब्वियसली दैट आल्सो इज अ काइंड ऑफ कनेक्टेड प्रॉब्लम. अ रूट कॉज ऑफ बोथ द प्रॉब्लम्स वी कैन से. अ रूट कॉज, आई एम यूजिंग दिस वर्ड. ओके, रूट कॉज का मतलब ये होता है कि जो मूल, जो हमारा यानी कि बेसिक प्रॉब्लम है वो ओवर पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से ये दोनों समस्याएं पैदा हुई है. बोथ आर इंटर रिलेटेड. मेन रीजन फॉर पॉवर्टी इज अनएम्प्लॉयमेंट. यानी कि वही बात दोहराई गई है कि पॉवर्टी का मेन वजह जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट ही है. दिस चैलेंजिंग प्रॉब्लम हैज मेनली अफेक्टेड एजुकेटेड यूथ. जो पढ़ा लिखा नौजवान इंसान है इंडिया में रहता हुआ, ठीक है, उसके जीवन पे अनएम्प्लॉयमेंट का काफी असर होता है. क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि अच्छा खासा एजुकेशन लिया है, अ यंग पर्सन हैज एक्वायर्ड अ डिसेंट deal of education actually, and in case if he or she ends up with having no decent job, then he or she becomes frustrated in their lives. ठीक है, अपने जीवन में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतना सारा एजुकेशन के पीछे उन्होंने टाइम दिया, उसके पीछे खर्चा किया, बहुत सारा एफर्ट किया, अच्छे नंबरों से एग्जाम्स वगैरह पास की, और उसके बाद में जब पढ़ाई खत्म होने के बाद में जब ऐसा पता चलता है कि उसकी पढ़ाई के मुताबिक, उसकी क्वालिफिकेशन, टैलेंट के मुताबिक जब उसको जॉब नहीं मिलता है तो वो इंसान ऑब्वियसली बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है. अब ये सिचुएशन इंडिया में कॉमनली देखने को मिलती है. इन डेवलप्ड कंट्रीज such situation is not found. Obviously there are some other factors also responsible, as we studied in the previous lecture, that in their education there is more emphasis on practical education rather than theoretical education. In our education system we give more emphasis on the theoretical education rather than practical education. So this is one of the kind of weak points that results into this kind of situation. But otherwise, even after that, in case a person is trained, he has a lot of practical knowledge also. Okay, but then also there are numerous examples seen in the society where that person does not have a kind of decent job that would give him good earning and good stability and good living standard. So such is the situation that we come across in our country, जो कि बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश में ऐसा देखने को मिलता है बार बार. ठीक है, so as a result they lost that attitude of interest towards studies. कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को इवन मालूम होता है, सबसे पहले से मालूम होता है कि पढ़ लिख के क्या फायदा, आगे जाके कोई अच्छी जॉब तो मिलने वाली है नहीं, इसलिए पहले से वो स्टडी को नेग्लेक्ट करते हैं. नेगेटिव इफेक्ट ऑन सोशल एंड मेंटल कंडीशन इज सीन. उनका सोशल कनेक्शन भी कमजोर हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग अ गुड सोशल स्टेटस. दैट्स व्हाई दे कीप अवे फ्रॉम द सोसाइटी. दूसरे लोगों से वो दूर रहते हैं, मायूस रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इसलिए उनको दूसरों के साथ बात करने की इच्छा नहीं होती है.
प्लस वो दूसरों के साथ बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पता है उनका सोशल स्टेटस इतना कोई खास अच्छा है नहीं, उनको शर्म आती है. They like feel shy of mixing up with the other people in the society, and therefore they have a kind of comparatively less social connection as compared to the other successful people. जो सफल इंसान होते हैं लाइफ में वो ऑब्वियसली उनके सोशल कनेक्शन अच्छे होते हैं, जबकि ऐसे इंसान जिसके पास डिसेंट जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हुआ है, उसका सोशल घुलना मिलना जो है वो भी बहुत ही कम होता है. ठीक है. दे बिकम डिसअपॉइंटेड साइकोलॉजिकली, वही बात यहाँ पे दोहराई गई है कि मेंटली अगर देखा जाए मानसिक रूप से वो डिसअपॉइंट फील करते हैं. इफ दे रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉन्ग टाइम दे गेट इन्वॉल्व इन द एंटी सोशल और इमोरल एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल एक्टिविटीज, रॉबरीज, रिकवरिंग रैंसम एटसेट्रा. बहुत ही भयानक परिणाम है अनएम्प्लॉयमेंट कि अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करते हुए कई बार इंसान गलत एक्टिविटी के चक्कर में भी फंस जाता है. और वैसी गलत एक्टिविटीज के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं. ड्रग ट्रैफिकिंग यानी कि ड्रग्स, इलीगल जो दवाइयाँ होती है उसका सप्लाई करना. ठीक है. नशे वाली जो दवाइयाँ होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे. इलीगल एक्टिविटीज, फिर रॉबरी, चोरी, लूटपाट वगैरह वो भी करते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए और कहीं से नहीं मिल रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट उनके पास है नहीं, तो कई बार गलत चक्कर में भी फंस जाते हैं. बहुत ही रियलिस्टिक ये बात है. कई बार ऐसी कुछ बातें हमें नॉवेल्स में, सीरियल्स में, टीवी सीरियल्स में, वेब सीरीज में, मूवीज में भी देखने को मिलता है. ठीक है कि समाज में एक सोशल जस्टिस या तो एम्प्लॉयमेंट खास करके उनको अच्छा ना मिलने के कारण किस तरह से इंसान, एक अच्छा खासा इंसान होता है, वो गलत धंधे जो है वो करने शुरू हो जाता है. ठीक है. क्लास डिस्क्रिमिनेशन बिगिंस. क्लास डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का माहौल जो है वो समाज में वो भी शुरू हो जाता है. फॉल इन लिविंग स्टैंडर्ड भी गिर जाता है इंसान का. ठीक है. कि जो चीजें उसको आसानी से मिलनी चाहिए वो जब नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली दे हैव टू मेक अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस इन देयर लाइव्स. अपने जीवन में उनको काफी सारी चीजें छोड़ना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. when price rise joins unemployment, condition of the poor and unemployed becomes more narrowing and pathetic. कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, बाजार में प्राइस राइज हो जाता है, आवश्यक चीजों के दाम इतने बढ़ जाते हैं कि जो सामान्य परिस्थिति में जो इंसान होता है वो भी अब वो सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाता है और ऑटोमेटिकली वो गरीब बन जाता है. हालांकि ये सिचुएशन टेम्पररी होती है, बट इवन इन दैट टेम्पररी सिचुएशन आल्सो द कंडीशन ऑफ दैट पर्सन बिकम्स वेरी पैथेटिक. और उसी चक्कर से बाहर आते आते फिर मान लो कि प्राइस राइज का तो टेम्पररी सिचुएशन होता है, वो खत्म हो जाता है, लेकिन इनकी बिगड़ी हुई अवस्था को सुधरते हुए काफी टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि तुरंत उनका जो है वो उनका सोल्यूशन जो है वो तभी अच्छा आता है, लाइक कंडीशन तभी अच्छी बनती है जब उनके पास एक डिसेंट कमाने का जो इंतजाम है वो हो पाए, तभी उनकी कंडीशन अच्छी होती है, अदरवाइज नहीं होती है. ठीक है. He turns towards narcotic drugs and other addiction. कई लोग यानी कि बहुत ही जोरदार ये नेगेटिव इफेक्ट है. नार्कोटिक ड्रग्स यानी कि नशे वाली दवाइयां, उसके चक्कर में वो खुद फंस जाता है और कमाने के चक्कर में कई लोगों को ऐसी लालच भी देते हैं कि इसको सप्लाई करो इधर से उधर तो आपको इतने पैसे मिलेंगे. तो वो तो करता ही है, प्लस साथ में वही उसी चक्कर में वो खुद भी उसका कंजम्पशन करने लगता है. तो दो तरीके से उसको नुकसान होता है कि एक तो ये इलीगल एक्टिविटी कर रहा है तो जिसमें कभी भी कोर्ट या पुलिस के कानून के चक्कर में फंसने की उसकी संभावना हो जाती है, प्लस अपने शरीर का तो नुकसान करता ही है. ठीक है. और दूसरी बात यहाँ पे जो लिखी गई है कि अदर एडिक्शन, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ड्रग्स का एडिक्शन, कई बार लिकर, अल्कोहल वगैरह जो होता है, स्मोकिंग वगैरह, उसके भी एडिक्शन उसको हो जाते हैं. फिर इंसान जब चोरी करने लगता है तो वो भी एक टाइप का एडिक्शन ही है. चोरी करके अगर चीजें प्राप्त करने का अगर उसको एक उसमें महारत आ जाती है
तो फिर वो वही काम करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसमें कम मेहनत लगती है। हाँ, पकड़े जाने का डर होता है, बहुत ही जोरदार डर होता है उसमें, लेकिन दे ऑल्सो नो हाउ टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द पीपल एंड फ्रॉम कोर्ट एंड पुलिस। तो ऐसा सोचते हुए वो ऐसे ही रास्ते अख्तियार करता है जिसमें उनको कोई भी चीज अगर चाहिए लाइफ में तो वो बहुत आसानी से मिल पाए, मेहनत की ज्यादा जरूरत ना हो, बस रिस्क उठाने वाली बात हो। महीने में 2-4 बार अगर ऐसा रिस्क उठा लिया तो उनका पूरे महीने का गुजारा चल जा रहा है, ऐसा वैसा सोच के वो चोरी के चक्कर में, लेकिन फिर कभी ना कभी तो कानून की गिरफ्त में आ ही जाते हैं, फंस ही जाते हैं। तो ये बहुत ही एक अपने आप को जोखिम में डालने वाली बात है। तो ऐसा भी इंसान करने लगता है। यानी अनएम्प्लॉयमेंट हम यहाँ पे समझ सकते हैं कितनी भारी समस्या हमारे देश के लिए। सो दिस पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा आपके सामने, उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए 2 या 3 मार्क का, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी, तो ये पैराग्राफ आपको पूरा आंसर में लिखना है। पेज नंबर 141 में जो पैराग्राफ है, एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो वाला पैराग्राफ जो है वो पूरा लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। We have studied about plans of government to remove unemployment while studying about poverty alleviation programs. आगे इसी चैप्टर में हमने poverty alleviation programs के बारे में पढ़ा। उसमें कुछ बातें ऐसी भी थी जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से घटाया जाए उसकी भी बातें थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम उसको वापस याद करेंगे, प्लस दूसरे भी एफर्ट्स कि हम यहाँ पे बात करेंगे जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करने के लिए। सो लेट्स रिकॉल देम। अदर देन दीज मेनी इफेक्टिव स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट व्हिच आर एज फॉलोज। ठीक है, वो जो स्टेप्स हमने बात किए थे सबसे मींस आगे पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम में, उसके अलावा भी गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स उठाए हैं। तो 1 by 1 हम पढ़ेंगे। नंबर 1 है by aiming high goal economic development of 10% per year which is acceptable to all। ये गवर्नमेंट का टारगेट होता है कि हर साल हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में है उससे 10%, एटलीस्ट 10% बढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा गोल रखा जाता है। इंक्रीजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने का कोशिश की जाती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जिन लोगों को जॉब नहीं मिलता है वो अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको बिजनेस करने के लिए एनकरेज किया जाता है, ताकि उनके पास जो कुछ भी सेविंग जो पैसा पड़ा है वो मार्केट में वो इन्वेस्ट करें। उससे फायदा ये होगा कि उसका खुद का तो रोजगार बढ़ेगा ही, उसको खुद को एक काम मिल जाएगा, खुद का बिजनेस वो शुरू कर पाएगा, और साथ ही साथ में क्योंकि किसी के पास पड़ा हुआ पैसा मार्केट में आता है तो उससे देश की इकोनॉमी को भी फायदा होता है। यानी ये 2 तरीके के फायदे इससे होते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से। न्यू फील्ड शुड बी ओपन फॉर फास्ट एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलॉन्ग विद डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हम बार बार ये चीज की चर्चा करते हैं कि हमारा देश जो है वो एग्रेरियन कंट्री है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ नए फील्ड भी साथ में हमें ओपन करने चाहिए, खास करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ताकि फास्ट इकोनॉमिकल प्रोग्रेस हो पाए। ठीक है, और फास्ट इकोनॉमिकल हो पाए खास करके वैसे ही इंडस्ट्रियल यूनिट्स को शुरू करने की जो एक एनकरेजमेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को प्रोवाइड की जाती है, जिसकी बदौलत आगे इस चैप्टर में आ चुका है कि कई बार गवर्नमेंट अगर किसी के पास पैसा नहीं है बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए तो इजी टर्म्स में फाइनेंशियली हेल्प, उनको लोन वगैरह जो है वो बैंकों से वो मिल सकता है। सो प्लेंटी ऑफ एनकरेजमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी लोग जन्म लेते हैं हमारे देश में उसके मुताबिक उतने नंबर ऑफ जॉब्स जो है वो नहीं हो सकते, दैट इज इम्पॉसिबल। ओके, तो वी नो इट वेरी वेल। और एक तरफ से देखा जाए तो हमारे देश का एक फायदा ये भी है कि इतनी भारी जनसंख्या जिस देश है हमारा, बहुत बड़ा देश भी है, तो ऑब्वियसली मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो हमारा मार्केट बहुत बड़ा है। तो जहां पे बड़ा मार्केट है वहां पे बिजनेस डेवलप होने की संभावना बहुत ब्राइट होती है। कोई भी बिजनेस अगर डालो, मैं पर्सनली इस तरह से मानता हूं
कि इंडिया में अगर कोई भी बिजनेस करना है तो इंडिया सबसे बेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। वाई? बिकॉज इट इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। आप कुछ भी बिजनेस करने का सोचो कहीं पे भी, ठीक है, कोई भी लाइक अच्छा खासा शहर है, वहां पे अगर आपने अच्छा खासा एरिया ढूंढ लिया और वहां पे सोच लिया कि मुझे यहाँ पे गारमेंट की शॉप करनी है, या तो यहाँ पे रेस्टोरेंट करना है, या तो कोई भी स्टोर करना है, या तो प्रोविजन स्टोर करना है, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस आप सोच लो, हजारों बिजनेस होते हैं, तो वो चलेगा जरूर। वाई? बिकॉज वी हैव अ बिग मार्केट एंड द थिंग्स आर इन डिमांड। हाँ, एक ही चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो चीज लोगों के जरूरत की होनी चाहिए। इन केस इफ वी आर एबल टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट, अगर हम अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स के पास से कंप्लेंट वगैरह नहीं आती है, ठीक है, और वही चीजें हम दे रहे हैं लोगों को जिसकी डिमांड है, तो ऑब्वियसली वो बिजनेस चल रहा है। बिकॉज आवर कंट्री डज नॉट हैव अ लो पॉपुलेशन, इट हैज अ हाई पॉपुलेशन। ठीक है, आप मार्केट में घूमते होंगे तो आपने भी देखा होगा कि कितने सारे लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और कितनी सारी शॉप्स होती है, कितने सारे ऑफिसेस होते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, सभी चल रहे होते हैं। एंड हर एक बिजनेस का अपने अपने तरीके से कोई ना कोई एक विजन होता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस चल रहा है, छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो, तो उसमें उनका कोई ना कोई एक विजन होता है कि हमें कस्टमर की डिमांड्स पूरी करके हमें इतना प्रॉफिट कमाना है। वहां पे दूसरे जो कुछ लोग काम करते हैं तो उनको भी वो रोजगार देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनको सैलरी मिलता है उसके जरिए। तो ये एक बहुत ही नोबल एक तरीका है, और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से बिजनेस करने के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए काफी एनकरेजमेंट इंडिया में देती है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी उनको अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है कहीं पे, उनको ये थिंकिंग जरूर डेवलप करना चाहिए। शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कई लोग ऐसा थिंकिंग डेवलप नहीं करते हैं और ऐसे ही बस फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिला, मैं लाइक इट्स काइंड ऑफ माय लाइफ इज वर्थलेस, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि जॉब से ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी बिजनेस में है, लेकिन वो चीज आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, उसकी छानबीन करनी पड़ती है। वो ऑप्शन आपके सामने है, वो रियलाइज करना पड़ता है। और काफी बिजनेस तो ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसा भी नहीं है कि बिजनेस करना है यानी कि बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर सो मेनी बिजनेसेस in which even with the low investment also you can start, and eventually like after making the low investment, once you start developing that business, then जो आपने कमाया है उसी का री इन्वेस्टमेंट करके आप उसी बिजनेस को एक्सपांड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इंडिया में करने के लिए। इससे अगर ऐसा एटीट्यूड डेवलप होता है तो काफी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो कम हो सकती है। ठीक है, आगे मैं पढ़ रहा हूँ। In order to increase employment, government has started giving economic help, education, open training centers through different schemes. Government ने कुछ economic help जो मैं आपको आगे बता चुका हूँ, ठीक है, वो करती है गवर्नमेंट। फाइनेंशियल हेल्प खास करके, फिर जहाँ पे जरूरत पड़ती है खास करके गरीब लोगों को, स्टूडेंट्स को यानी, और जो गांव में रहने वाले, रिमोट एरिया में रहने वाले, जिनको बहुत हाई एजुकेशन प्राप्त नहीं करना है लेकिन फिर भी लाइफ में कुछ करना है, तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग ऐसा दिया जाता है, बहुत ही लो कॉस्ट या तो फिर फ्री में दिया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, और अलग अलग स्कीम्स भी गवर्नमेंट की होती है जिसके जरिए लाइक आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एफर्ट है government should lay stress on development of units using labor intensive method for the production of consumer goods, small and cottage industries, gramodyog, handloom and handicraft skill. For it, encouraging policies should be implemented in the schemes. ये एक सुझाव है, एक सजेशन है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ऑलरेडी ये काम कर रही है, लेकिन इस बुक में उसको एक सुझाव के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि गवर्नमेंट को ऐसे बिजनेस को खास करके बढ़ावा देना चाहिए जो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसमें लेबर इंटेंसिव, वो बिजनेस लेबर इंटेंसिव होता है, उसमें बहुत सारे इंसानों की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए, लेबर इंटेंसिव वर्क होता है वो।
और इसलिए ऐसा अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट शुरू होता है तो उसमें काफी इंसानों को जॉब मिल जाता है। तो दो फायदे उससे होते हैं कि एक अच्छा खासा बिजनेस भी हो रहा है शुरू, जो देश में लोगों की डिमांड पूरी कर रहा है, और जिसने बिजनेस शुरू किया है उसको भी एक स्टेबिलिटी देता है, प्लस उसके जरिए लोगों को भी रोजगार मिलता है। तो ऐसे लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस को शुरू करने के लिए ज्यादा इंकरेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट को देना चाहिए, ऐसा एक सुझाव है यहाँ पे। और ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं बिजनेसेस के कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, ग्रामोद्योग, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट स्किल, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं कि ऐसे बिजनेसेस जो है वो शुरू करने चाहिए। तीसरा सुझाव है, more number of people may be employed in rural area by less investment by developing new method at the rural level in which more than one crop may be taken from the field in order to remove unemployment during the time when farmers are not engaged in agriculture, to bring new land under cultivation, arranging water and electricity for every field, small and big irrigation scheme, dam, check dam, ponds, canals, tube wells, activities of construction of road, activities related to agriculture, poultry, fishery, cattle rearing, dairy industry, programs of afforestation। ये पूरा एक सेंटेंस था, ठीक है। लेकिन समझना उसको आसान है, कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट बात नहीं है, क्योंकि इसकी थोड़ी बहुत बात हम आगे कर चुके हैं। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि खास करके जो रूरल एरिया की बात करते हैं, जहाँ पे फार्मर अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो वहां पे कई बार ऐसा होता है कि पूरे साल भर में, काफी फार्म ऐसे होते हैं कि पूरे साल भर में एक ही क्रॉप लिया जाता है, ठीक है। तो बाकी का समय में फार्मर जो है वो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयड हो जाता है। तो ये समस्या को दूर करने के लिए एक ऐसा मेथड एग्रीकल्चर में लाना चाहिए कि उसी जमीन में एक से ज्यादा क्रॉप लिए जा सके, जिसके लिए इरिगेशन की व्यवस्था प्रोवाइड करना जरूरी है, तो वो करना चाहिए। इरिगेशन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक से सॉल्व हो पाए, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी गांव में होना चाहिए। खास करके फार्मर्स को रेगुलरली इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए, तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। और वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी फील्ड, ओके। छोटे मोटे इरिगेशन प्रोग्राम्स, चेक डैम्स बनाने चाहिए, ठीक है, ताकि पानी उनको हमेशा लोकल एरिया में मिलता रहे, खास करके एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ठीक है। कैनल्स, ट्यूबवेल्स, ये सारी कुछ एक्टिविटी ऐसी है जो पानी पर्याप्त करने के लिए जरूरी होती है। प्लस फार्म के अंदर जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसको इधर से उधर ले जाने के लिए रोड की व्यवस्था जो है वो गांव में होनी चाहिए, ठीक है। और अगर गांव का जो स्टेटस है या तो उसका डेवलपमेंट का जो प्रोग्रेस है वो अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट में काफी एक सुधार हो सकता है, ठीक है। और या तो फिर अगर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, बाय एंड लार्ज अगर ऐसा ही देखने को मिलता है कि उस जमीन के ऊपर एक ही क्रॉप लिया जा सकता है, बाकी का समय फार्मर क्या करेगा, तो उसके भी यहाँ पे सुझाव है कि वही फार्मर्स जो है वो एग्रीकल्चर के अलावा अपने ही गांव में, अपने ही घर पे रह के पोल्ट्री, फिशरी, कैटल रेयरिंग, डेयरी इंडस्ट्री में भी वो इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। और एफॉरेस्टेशन में भी वो इन्वॉल्व हो सकता है। ये सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हल्की हो सकती है। तो गवर्नमेंट को ऐसी एक्टिविटीज को भी इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। और ये सब एक्टिविटी करने के लिए ऑब्वियसली प्लानिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज शुड बी इंक्रीज्ड इन विलेजेस। गांव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने की खास जरूरत है, क्योंकि गांव में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या काफी ज्यादा है, ठीक है। सो दैट विलेजर्स गेट इनफ इनकम एंड वर्किंग इन देयर ओन विलेज ओनली। गांव वालों को जहां तक हो सके अपना गांव छोड़ के जाना ना पड़े, ये एक टारगेट होना चाहिए। इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए इनकम का अपॉर्चुनिटी वहां पे बढ़ाना चाहिए,
ठीक है। तो माइग्रेशन टूवर्ड सिटीज मे बी रिड्यूस्ड, ऐसा करेंगे तो शहरों की ओर जो माइग्रेशन होता है वो कम किया जा सकता है। एंड प्रेशर ऑन डिमांड ऑफ एम्प्लॉयमेंट मे बी डिक्रीज्ड, और शहरों में जो प्रेशर बनता है अर्बन एरियाज में, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के मामले को लेकर वो भी मेंटेन रहता है या तो कम होता है। एनकरेजिंग प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ओके, ये भी एक रास्ता है, बहुत ही अच्छा एक सुझाव है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी कि ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें खास करके जो बेवरेजेस है, चाय, कॉफी, कोकोआ वगैरह, वो उगाया जाता है। क्योंकि वैसे टाइप के एग्रीकल्चर को करने के बाद वो सारे कैश क्रॉप्स होते हैं, उसका बहुत ही हाई लेवल का फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलता है फार्मर को। इसलिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से क्रॉप का क्वालिटी अच्छा रहता है। क्वालिटी जब अगर अच्छा रहता है तो उनको भी अच्छा प्राइस मिलता है उस क्रॉप को बेच के बाजार में। ड्राई फार्मिंग एंड मल्टी क्रॉपिंग, ठीक है। ड्राई फार्मिंग का मतलब होता है कि कम से कम पानी का यूज करके किस तरह से एग्रीकल्चर किया जाए, जिसमें एक मेथड का नाम आपने आगे भी सुना होगा, मैं वापस बता रहा हूँ, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें बहुत पानी कम होता है, लेकिन उस कम पानी से भी वो एक ऐसी साइंटिफिक मेथड है कि डायरेक्ट सीड्स को पानी पहुंचाया जाता है ड्रिप इरिगेशन मेथड के जरिए, ठीक है। तो एक टाइप का ड्राई फार्मिंग का वो मेथड है, और उसके जरिए एग्रीकल्चर पानी कम होने के बावजूद भी किया जा सकता है, ओके। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग तो है ही। फिर मल्टी क्रॉपिंग, जो मैंने आगे बताया कि पूरे साल भर में एक से ज्यादा क्रॉप्स लिया जाए तो उसको मल्टी क्रॉपिंग बोलते हैं। ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये भी बहुत अच्छा और इजी रास्ता है कि किसी जमीन के टुकड़े के ऊपर अगर फार्मिंग करना है तो काफी फार्मर्स ऐसे भी हैं जो दूसरे कोई क्रॉप उगाते नहीं है, बस वेजिटेबल और फ्रूट्स ही उगाते हैं, जिसको ऑर्चर्ड कहते हैं हम एक्चुअली कॉमन लैंग्वेज में। ऑर्चर्ड में वो सब्जी वगैरह, क्योंकि वो लाइक फटाफट जैसे ही उगता है उनको फटाफट उसकी आमदनी हो जाती है, तुरंत उसको लेके बाजार में निकल पड़ते हैं बेचने के लिए, और उसी दिन बिक जाता है, या 1 या 2 दिन में बिक जाता है, और उसको इंस्टेंटली आमदनी हो जाती है। प्लस वेजिटेबल के क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो फटाफट उगते भी हैं, बहुत टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और ये भी एक लाइक कहने का मतलब अच्छा एक रास्ता है, जहाँ पे वेदर अच्छा रहता है वहां पे फ्रूट्स भी उगाए जा सकते हैं। फ्रूट्स के भी अच्छे खासे दाम, प्राइसेस जो है वो फार्मर को बाजार से मिल सकते हैं। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फिर इम्पोर्टेंट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन विलेजेस। ये एक अल्टीमेट सोल्यूशन है कि गांव में आजकल हम देख सकते हैं कि गांव में भी अब स्कूलें होती है, गवर्नमेंट स्कूल एटलीस्ट कोई ना कोई होती है, लेकिन सिर्फ स्कूल होना वो जरूरी नहीं है। वहां पे जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो भी क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, तब जाके गांव के लोगों का एजुकेशन नॉलेज जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। और अगर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग अगर बढ़ता है तो ऑब्वियसली आगे जाकर उनको एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में उनको कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। अब फोर्थ सजेशन, in order to sustain human development in rural areas, health, education, pure drinking water, nutritious food, electricity, roads, banking, insurance, internet, improvement in communication and entertainment, water harvesting activities, constructing permanent public property, development of local industry and encouraging them, adopting employment oriented program should be undertaken। ये भी पूरा एक ही सेंटेंस था। क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? अगेन रूरल एरियाज की ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हेल्थ फैसिलिटी में उनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। प्योर ड्रिंकिंग वाटर गांव वालों को मिले उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए, जो कि बहुत ही क्रूशियल प्रॉब्लम है। साथ ही साथ में उनको न्यूट्रिशियस फूड मिले ताकि उनके बॉडी का अच्छा ग्रोथ हो। अगर बॉडी अच्छी कंडीशन में है तो वो लोग काम करने के बारे में सोचेंगे, वरना सोचेंगे ही नहीं। फिर इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो वो भी अच्छा होना चाहिए।
बैंकिंग और इंश्योरेंस का सिस्टम होना चाहिए गांव वालों के लिए, जो कि एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टिल रिसेंटली वी हैव सीन दैट इन द विलेज एरियाज देयर वर नो बैंक्स, नो इंश्योरेंस कंपनीज। इवन बैंक में अपना अकाउंट होना चाहिए वैसी भी समझ गांव वालों को नहीं होती थी पहले। इंश्योरेंस क्या होता है वो भी उनको नहीं मालूम होता था, लेकिन आजकल वो मालूम पड़ने लगा है उनको, एंड दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर। तो उसका रीजन यही है कि गांव में ये सारी व्यवस्था की जा रही है। इंटरनेट के बारे में उनको मालूम पड़ने लगा है, बिकॉज इट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गांव तक इंटरनेट अभी तो पहुंच गया है, मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट अब सबके पास होता है, ये आप ऑलरेडी जानते ही हो। फिर इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। फिर कोई भी इंसान है, कोई भी अवस्था में वो जी रहा है तो उसको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तो टेलीविजन, सैटेलाइट टेलीविजन के जरिए ठीक है उनको एंटरटेनमेंट मिले, वो सुविधा भी गांव वालों को करनी चाहिए। जहाँ पे बहुत ही बैकवर्ड टाइप का गांव है वहाँ पे गवर्नमेंट को एक कम्युनिटी हाउस में कई बार ऐसा देखा गया है कि कम्युनिटी के हाउस, ग्राम पंचायत का जो हाउस होता है वहाँ पे एक बड़ा सा टीवी लगाया जाता है, क्योंकि काफी लोगों के घर में टीवी नहीं होता है। तो ऐसे गांव वाले लोग जो है वहां पे जाके शाम का जो समय होता है वहां पे जाके टीवी देख सकते हैं और एंटरटेनमेंट उनको मिलता है, तो वो खुश रहते हैं। खुश रहते हो तो उनको भी कोई ना कोई एक्टिविटी करने का मन करता है, ठीक है। तो ये भी एक जरूरी चीज है। हालांकि हमें कई बार ऐसा लगता है कि इसका अनएम्प्लॉयमेंट से क्या ताल्लुक, लेकिन वो जरूरी होता है। फिर साथ में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, वो भी गवर्नमेंट के एजेंडा में होना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग एक्टिविटी, वाटर हार्वेस्टिंग करना यानी कि जो बारिश का पानी है उसको अंडरग्राउंड टैंक्स में इकट्ठा करना, ताकि अगर क्राइसिस का टाइम आता है जब पानी नहीं मिलता है या तो बारिश नहीं होती है, तो वो स्टोर किया हुआ पानी आगे जाके काम में आ सकता है। एटलीस्ट कैजुअल पर्पस में तो काम में आ ही सकता है। उसको फिल्टरिंग का प्रोसेस करके भी हम काम में उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग परमानेंट पब्लिक प्रॉपर्टी, गांव में कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है तो वो भी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, ठीक है। और लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए। छोटी मोटी इंडस्ट्रीज गांव में होती है, गांव में जमीन सस्ती होती है, इसलिए काफी इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा प्रेफर भी करते हैं कि उनके इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो गांव में हो। मान लो कि मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ कि टाटा नैनो का जो प्रोजेक्ट प्लान जो चल रहा था, यहाँ साणंद जिले का कोई गांव है एक्चुअली, वहां पे सनाथल करके मेरे ख्याल से गांव है, तो वहां पे टाटा नैनो का प्लांट चल रहा, तो वो एक विलेज एरिया है। अब वैसे देखा जाए तो टाटा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हम लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रेफर किया कि गांव के एरिया में अगर वो बड़ा सा यूनिट डालेंगे तो उनको काफी फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि वो जमीन उनको सस्ते में पड़ेगी, गवर्नमेंट काफी बड़ा डिस्काउंट उसमें देगी, और गवर्नमेंट डिस्काउंट उनको इसलिए देगी क्योंकि बिकॉज दे कैन प्रोवाइड देम द श्योरिटी दैट आसपास के गांव के रहने वाले 1000, 2000 या 5000 लोगों को वो रोजगार देंगे, जो कि एक बहुत ही जरूरी चीज है। और गवर्नमेंट को एक ऐसा श्योरिटी मिलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को फुलफिल करने के लिए, उसकी समस्या को हल्की करने के लिए ये इंडस्ट्री अगर योगदान दे सकती है, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल यूनिट शुरू करने के लिए वो जमीन जो है वो बहुत ही भारी डिस्काउंट में गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। Why? Because they are contributing a lot to improve the economic situation of the country, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए तो लोकल इंडस्ट्रीज को एनकरेज करना वो भी गवर्नमेंट के एजेंडा में होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स चलाने चाहिए गाँव में, वो भी जरूरी है, ठीक है। और रूरल एरियाज के पीपल का लाइफ का क्वालिटी इंप्रूव हो, वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। 5th नंबर का सजेशन है, in order to decrease educated unemployment and unemployment among youth, skills should be developed and employment should be provided as per the qualification, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को हल्की करने के लिए जो इंसान के अंदर रेलेवेंट स्किल है, ठीक है, उसको वो सो एंड सो पर्टिकुलर जॉब जो है वो देना चाहिए। और अगर किसी के पास स्किल नहीं है तो वो स्किल डेवलप करने के प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट को चलाने चाहिए, ठीक है, ये भी जरूरी है।
Such type of business oriented or technical education policy should be adopted which produce skilled artisans. Okay, एजुकेशन में ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए कि एजुकेशन जो है वो टेक्निकल एजुकेशन हो। अगर उनकी स्टूडेंट्स की पढ़ाई के दौरान अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कमी रह गई है तो वो पढ़ाई खत्म होने के बाद भी वो आसानी से प्राप्त कर सकता है। ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। करिकुलम ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड बी सच दैट इट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्री। जो करिकुलम यानी कि जो सिलेबस है स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो सिलेबस ही कुछ इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि वहां पे टेक्निकल एजुकेशन, स्किल्ड एजुकेशन, ट्रेनिंग ओरिएंटेड एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को, ताकि पढ़ते हुए ही उनको कोई ना कोई स्किल आ जाए। Such type of efforts should be made by providing education and training to the youth. Special skills may be developed in them. कई बार ऐसा एफर्ट करने की भी जरूरत पड़ती है कि किसी स्टूडेंट में जो कि हाईली एम्बिशियस है उनके अंदर स्पेशल स्किल डेवलप करने की जरूरत पड़े पढ़ाई के साथ साथ, तो ऐसे स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए वो स्पेशल स्किल की भी व्यवस्था करनी चाहिए। क्वालिटी इंप्रूव्स अलोंग विद प्रोडक्शन। ओके, अगर स्किलफुल इंसान होता है, टैलेंटेड इंसान होता है, तो प्रोडक्शन में क्वालिटी बढ़ती है। प्रोडक्शन सिर्फ संख्या के हिसाब से या क्वांटिटी के हिसाब से जरूरी नहीं होता है, उसका क्वालिटी भी अच्छा हो, दैट इज ऑल्सो रेकमेंडेड, दैट इज ऑल्सो डिजायरेबल। ओके, तो उसके लिए इंसान का स्किलफुल होना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इन इनकम एंड इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। जो स्किलफुल इंसान होता है उसको आसानी से, वो कभी बेकार नहीं रहता है, जनरली उसको जॉब मिल जाता है, उसको काम मिल जाता है, काम तो मिलता ही है, और लेकिन साथ में उसकी आमदनी भी अच्छी होती है। अगर उसकी आमदनी अच्छी होती है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होता है और वो जनरली खुश होता है और दूसरों को इंस्पायर करता है। दूसरे लोग भी उससे इंस्पायर होकर लाइफ में सीखते हैं कुछ ना कुछ और लाइफ में आगे बढ़ने की सोचते हैं। They should be given assurance that they keep on getting employment. ओके, गवर्नमेंट को ऐसे यंग टैलेंटेड या प्रोस्पेक्टिव यूथ को ऐसा एश्योरेंस देना चाहिए कि अगर आप में ट्रेनिंग होगा, टैलेंट होगा, तो आपको ऑब्वियसली आगे जाके जॉब या एम्प्लॉयमेंट जो है वो जरूर मिलेगा। ठीक है, ऐसा एश्योरेंस अगर मिलता है तो लोगों को यानी कि यंग पीपल को भी ट्रेनिंग लेने का मन करता है, प्रैक्टिकल एजुकेशन प्राप्त करने का उनको मन करता है। ठीक है, बहुत सारे एफर्ट्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए हैं या तो किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में ये टॉपिक अभी चल रहा है, लेकिन आई डोंट वांट दैट दिस लेक्चर बिकम्स टू लॉन्ग, इसलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आने वाले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड यू हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड। बाय बाय।